छात्रों, कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट 1 दिया गया है और ये कक्षा 10 में जो है आपके प्रथम मासिक परीक्षा में 4 चैप्टर आएंगे। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र, चारों से एक एक चैप्टर आपसे पूछा जाएगा। तो हमने यहाँ प्रत्येक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, और अगले प्रैक्टिस सेट में इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं, आप पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद देखना शुरू करें। पहला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध जो है वो फ्रांस देश से था। नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। अगला प्रश्न बनता है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न आता है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न आता है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किससे था? तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। अगला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जोसेफे मेजनी था। अगला प्रश्न है इसमें, वियना की संधि कब हुई? तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई, नेपोलियन की पराजय के बाद। अगला है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सोपानी सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो हमने आपको पहले भी बताया, सोपानी सीढ़ीदार खेती जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, जैसे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सोपानी सीढ़ी नुमा खेत क्यारी बनाई जाती हैं, जिससे कि ऊपर का पानी जो है नीचे ना आए। तो ऊपर का पानी नीचे नहीं आएगा तो उसकी जड़ें जो हैं किसकी, जो भी वहाँ फसलें बोई जाती हैं तो वो सड़ेंगी नहीं, क्योंकि वहाँ अधिकतम चाय और ऐसी फसलें की जाती हैं। तो इसलिए वहाँ सीढ़ीदार खेती बनाई जाती है, ऊपर भी पानी रुका रहे और नीचे भी रुका रहे। तो सीढ़ीदार क्यारी बनाई जाती है, ऊपर की मिट्टी भी नीचे नहीं आती है, ऊपर मिट्टी रुकी रहती है। तो ऐसी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी ने लिखी थी। अगला प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है और इतने सारे मैंने आपको ये प्रश्न बताएंगे। इन प्रश्नों को आपको बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों के लिए आप ऐसे करके तैयार करके चलें। हम बोर्ड परीक्षा हेतु तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाद में इतना समय नहीं मिलता है कि ये सारे प्रश्नों को पढ़ा जा सके। इसलिए इन प्रश्नों को अभी से आप कंठस्थ करते चलें, तैयार करते चलें, जिससे कि बाद में आपको कोई असुविधा ना हो। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो ये 1992 ईस्वी में हुआ था, रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील। अगला है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? अभी बताया था 1992 ईस्वी में, तो 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी और इसी संसदीय प्रक्रिया को हमारे संविधान में शामिल किया गया है, यहीं से। अगला प्रश्न है, कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? पुनः चक्रीय, बार बार इसका उपयोग किया जा सकता है, तो ये पवन ऊर्जा पुनः चक्रीय संसाधन है। अगला, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग। तो अनवीकरणीय योग संसाधन है। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध जो है सतत पोषणीय विकास से माना गया है। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी गई है? तो लैटराइट, इनके पहाड़ी मिट्टी जो लैटराइट होती है वो अच्छी मानी जाती है चाय की खेती के लिए। उसमें जड़ों में पानी नहीं रुकता है और जड़ें सड़ती नहीं है उससे।
अगला है, जब फ्रांस छींकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया बोर्ड परीक्षा के लिए, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो मैटरनिक का है। मैं आपको दिखा दूं, इसमें ये मैटरनिक का कथन है, मैटरनिक का कथन है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी बुखार, जाड़ा बुखार हो जाता है, मैटरनिक। अगला है, जब उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो मैंने आपको कई बार ये बात बताई थी कपास की खेती के विषय में कि कासे कपास और कासे काली मिट्टी, ये परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, बोर्ड में बार बार पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आप ज़रा अच्छे से तैयार कर लें। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी उपयुक्त, कासे कपास कासे काली। अगला, संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है? तो संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है, उत्तर प्रदेश भी आता है उसमें, ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। संपूर्ण उत्तरी मैदान कैसे बना है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। अगला प्रश्न आता है आपका, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण का में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क की थी, ऑटो वन बिस्मार्क की। जर्मनी में एकीकरण की मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क की थी। अगला ये प्रश्न आता है इसी में, भूमि कैसा साधन है? तो भूमि प्राकृतिक साधन है, भूमि एक प्राकृतिक साधन। अगला प्रश्न आता है, निम्न में कौन संभावी साधन है? तो पवन ऊर्जा को संभावी साधन माना गया है। अगला प्रश्न बनता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई करना। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है अत्यधिक सिंचाई, ये भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण माना जाता है। अगला प्रश्न आता है इसमें, श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका ब्रिटेन से 1948 में स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? सोपानी कृषि अभी बताई थी, सीढ़ी नुमा या सोपानी, ये दोनों एक ही नाम है, और ये ढाल वाली भूमि पर की जाती है, अर्थात उत्तराखंड में। अगला है, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? तो लोकतंत्र में सत्ता जो है वो जनता के हाथों में होती है। जनता अपना शासक चुनती है और वो शासक जो है जनता के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है और जनता के पूरा सहयोग करता है और जनता के विकास में उसकी भूमिका निभाता है। तो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता जब चाहे तब हटा सकती है उसे। अगला है, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में शासन के कितने अंग हैं? तो आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में शासन के 3 अंग माने गए हैं। अगला है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में सिंगली एकमात्र राजभाषा कब घोषित की गई? तो सिंगली एकमात्र राजभाषा जो है 1955 ईस्वी में घोषित की गई थी। कौन सी? सिंगली भाषा। अगला प्रश्न आता है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो बहुसंख्यक वर्ग में सिंगली वर्ग के लोग सबसे अधिक निवास करते हैं। श्रीलंका में सबसे अधिक जो है वो सिंगली वर्ग लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस देश में गृह युद्ध छिड़ा था? तो गृह युद्ध श्रीलंका, जो देश होंगे उनमें श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा था। इसके चैप्टर में भी ये बात आई थी कि तमिल जो है वो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं और सिंगली जो है वो वहाँ के बहुसंख्यक हैं श्रीलंका के। तो श्रीलंका में ही गृह युद्ध छिड़ा था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? अभी बात चल रही थी, तो तमिल जो है वो अल्पसंख्यक समूह माना गया वहाँ का। अगला प्रश्न आता है इसमें, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। हरियाणा सबसे संपन्न देश है, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है और संपन्न देश भी है। अगला प्रश्न आता है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं। कितने हैं? 28 संघीय राज्य हैं। इस प्रश्न को आप याद रखें, ये बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है क्योंकि राज्यों का संशोधन
जल्दी में हुआ था, इसलिए ये प्रश्न दोहरा दिया जाता है परीक्षा में। अगला, शिशु मृत्यु दर अनुपात निकाला जाता है। तो शिशु मृत्यु दर अनुपात जो है 1000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है। शिशु मृत्यु दर अनुपात 1000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है। तो ये इसका निकालने का फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है, भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, इसमें ये रहा, इसमें पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न जो है, औसत आय को कहा जाता है। तो औसत आय जो है वो प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है? औसत आय। जो प्रति व्यक्ति आय होती है, एक व्यक्ति की आय होती है, वह औसत आय कहलाती है। अगला प्रश्न आता है इसमें, ये रहा, किन्हीं 3 विकसित देशों के नाम बताइए। तो विकसित देश तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर 3 विकसित देशों के नाम पूछे। देखो, देश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विकसित देश होते हैं और एक विकासशील देश होते हैं। तो विकसित देश कौन से माने गए? विकसित देश वह माने जाते हैं जो धनी होते हैं, जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, साक्षरता दर अधिक है, और वहाँ राष्ट्रीय आय भी अधिक है, जनसंख्या कम है, और वहाँ अच्छे संसाधन पाए जाते हैं, जिससे वहाँ के लोग धनी हैं। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया को ही ले लिया जाए, तो ऑस्ट्रेलिया देश की अगर जनसंख्या देखें तो लगभग वहाँ 2.5 करोड़ जनसंख्या मानी जाती है। और अगर भारत की जनसंख्या को हम देखें तो 2.5 करोड़ जनसंख्या तो हमारे यहाँ 1 वर्ष में बढ़ जाती है। तो भारत की जनसंख्या की तुलना वहाँ से और हमारे देश से कई गुना क्षेत्रफल में बड़ा, लगभग 76 लाख वर्ग किलोमीटर में ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है, और भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो कम से कम दुगने से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना वहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। जब जनसंख्या कम है तो लोगों के पास भरपूर संसाधन हैं और खूब संसाधनों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग कम हैं। अपने यहाँ क्या है, भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, और वो सारे संसाधनों पर अपना प्रभाव कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप पर डालती है। तब फिर इसलिए ये कहते हैं कि अब भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी बढ़ने का मेन कारण यही है कि इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या एक बेरोजगारी को जन्म देती चली जाती है। अब कहाँ ऑस्ट्रेलिया और 2.5 करोड़, और हम 2.5 करोड़ प्रतिवर्ष जो है बच्चे हमारे यहाँ जन्म ले रहे हैं, तो क्या हम कहाँ जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि हमारा जो देश जो है एक नए ऑस्ट्रेलिया को प्रतिवर्ष जन्म देने का काम कर रहा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारे से 2.5 गुना ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है ये कोई ऐसा ठोस प्लान बनाया जाए कि जनसंख्या नीति लाई जाए और जो है जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाए। तो इसमें बात आती है फिर, तो ऐसे देश जो हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? विकसित देश कहलाएंगे। वहाँ संसाधनों की भरमार है और प्रति व्यक्ति आय अधिक है। सबका मूल कारण जनसंख्या माना गया है। तो अगला प्रश्न आता है इसमें, निम्न में कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य है। तो गाँवों में विकास का लक्ष्य अगर देखा जाए तो 2-3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे नियमित मजदूरी सबको मिलती रहे, और उपज की कीमत मिलती रहे, किसानों को अपने फसलों के उपज की कीमत मिलती रहे, और ये है बेहतर मजदूरी अच्छी मिले। एक तो नियमित मिले, लगातार मिले, और अच्छी कीमत मिले किसानों को, और बेहतर मजदूरी मिले। तो ये सारे विकल्प जो है ठीक आ जाते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें फिट बैठती हैं। अगला प्रश्न आ जाता है इसमें, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। तो किसी देश का जो विकास है वो कैसे निर्धारित किया जा सकता है? कि वहाँ के लोगों का जो है स्वास्थ्य अच्छा हो, और वहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा हो, आय अच्छी हो, प्रति व्यक्ति आय, तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो वो जो है किसी देश के विकास को निर्धारित करने का मुख्य आधार माना गया। क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो स्वस्थ, अरस्तु ने कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा तो उसकी क्रियाशीलता अपने आप बढ़ जाएगी, सारे क्षेत्रों में वह अपने आप ठीक से कार्य करेगा, और उसकी कार्य के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी, और उसकी जो है
मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, अर्थात स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अरस्तु ने इस बात को कहा था। और शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है कि राजा भर्तृहरि ने इस संबंध में भी कहा है शिक्षा के विषय में, शिक्षा विहीन नर पशु समाना, बिना शिक्षा के नर मनुष्य पशु के समान है। ऐसे ही अगर देखा जाए शिक्षा जो है, हमने कई बार आपको बताया, शिक्षा हमसे हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान एक ऐसा पंख है जिसकी सहायता से मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें देश के विकास को निर्धारित करती हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की? तो यूएनडीपी जो है मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने का काम करती है। अगला प्रश्न आता है, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक माना गया औसत आय को, ये विकास का महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न आता है, राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है। तो कौन से राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है? तो केरल राज्य की लगभग 91% से भी ऊपर साक्षरता दर अधिकतम मानी गई है केरल की। अगला प्रश्न आता है इसमें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कब प्रस्तावित हैं? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो चुनाव हैं अगले वर्ष, अभी 2026 चल रहा है, लगभग फरवरी के आसपास 2027 में ये चुनाव प्रस्तावित हैं। तभी उत्तर प्रदेश में एक नई विधानसभा का गठन होगा। और वो किसके नेतृत्व में विधानसभा बनती है? तो वो चुनाव के बाद ही पता लगता है। जिसका बहुमत अधिक होता है वह सरकार बनाने का दावा करता है और पहले वह अपने बहुमत दल का जो है अपना एक नेता चुनता है और वो नेता ही मुख्यमंत्री और पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। तो इस तरह से विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और 2027 में एक फिर से मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, जैसा कि जो भी होंगे, चाहे ये मुख्यमंत्री हों चाहे आने वाले कोई और मुख्यमंत्री हों, वो तो अपने कार्य क्षमता के आधार पर चुनाव परिणाम बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इन्हें प्रश्नों को तैयार कर लें और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी, और ये परीक्षा में बार बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। और जो है बाकी हम जून की छुट्टियों में मई और जून की छुट्टियों में लगातार आपको वीडियो देंगे। हो सकता है इन एक महीने की छुट्टियों में हम 1 या 2 सब्जेक्ट आपका पूरा कर लें। तो इसलिए बाद में आप अक्टूबर नवंबर के बाद आपके पास समय नहीं रहता है, बिल्कुल रिवीजन का समय रहता है। ये 2-3 महीने आपको मिलेंगे। तो ऑनलाइन जो है आप छुट्टियों में हमारे साथ जुड़े रहें और ऑनलाइन जुड़ने से हम आपको विषय की पूरी तैयारी इन छुट्टियों में ही कराने का प्रयास करेंगे। जो बचेगी वो और बाकी बीच बीच में कराते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। परीक्षा की तैयारी कर लें और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।